तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों हमारे द्वारा इस समय RO 2023 एवं UP PCS 2024 प्रीलिम्स के लिए GS की कंबाइंड क्लासेस चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको RO 2023 की तैयारी करनी हो या फिर UP PCS प्री की तैयारी करनी हो 2024 की, ठीक है, तो इन दोनों के लिए हमने कंबाइंड क्लास आपको दे रहे हैं हम, और दोनों की प्लेलिस्ट बनाकर हम आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और अगर आप हिंदी की भी तैयारी करना चाहते हैं RO 2023 के लिए, तो उसके लिए भी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप उस दोनों प्लेलिस्टों को जाकर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों RO 2023 और आपको UP PCS 2024 आपको पता होगा कि दोनों के जो GS के पोर्शन है, ठीक है, सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है, उन दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आप चाहे RO के GS की तैयारी करिए, चाहे UP PCS प्री की तैयारी करिए। ठीक है, तो दोनों का सामान्य अध्ययन का सिलेबस सेम है, इसलिए हम दोनों की कंबाइंड वीडियो आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के वीडियो आपको दे दिए हैं। ये आज जो है आधुनिक भारत का इतिहास है, जिसमें कि इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा आपको, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न जो है विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, ये मैंने घटना चक्र जो पुस्तक है पूर्वालोकन की, उससे लिया है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास देने जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को आप कभी भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि लोक सेवा आयोग जो है अक्सर परीक्षाओं में जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रिपीट करते रहता है। ठीक है, अगर रिपीट नहीं करेगा तो कम से कम जो है उनसे संबंधित प्रश्नों को पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कभी आप मिस मत करिएगा। तो दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो देखिए पहला प्रश्न जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों से है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों में जो पहला प्रश्न दिया गया है वह सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको स्थानों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर इन कंपनियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, 2 विदेशी कंपनियां आई थी भारत में। ठीक है, तो उनके नाम दिए गए, तो इनको हमें मैच कराना है। ठीक है, तो पांडिचेरी में कौन था दोस्तों? पांडिचेरी में थे आपके फ्रेंच। ठीक है, पांडिचेरी में कौन था? फ्रेंच थे। और गोवा में कौन थे? तो ये पुर्तगीज थे, पुर्तगाली थे। ठीक है, ट्रांकेबार में थे कौन थे? ट्रांकेबार में तो ये थे आपके डेनिश। ठीक है, ट्रांकेबार में कौन थे दोस्तों? डेनिश थे। और सद्रास में ये डच थे। ठीक है, आइए इनकी व्याख्या भी देख लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए पांडिचेरी में आपके फ्रेंच थे, गोवा में आपके पुर्तगाली थे, ट्रांकेबार में जो है आपके डेनिश थे, और सद्रास में आपके डच थे। ठीक है, चलिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था? ठीक है, यानी इनमें से कौन यात्री जो है वो पुर्तगाल का नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीटर मुंडी। ठीक है, पीटर मुंडी जो है यह पुर्तगाल का यात्री नहीं था। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। ठीक है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? ठीक है, ये दिया गया है, तो इसमें देख लीजिए पहला कथन क्या है। पहला कथन है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। ठीक है, ये कथन है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है? देखिए दूसरा कथन है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। ठीक है, ये 2 कथन दिए गए हैं, तो अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, और पहला कथन क्या था कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना था। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? इसका सही आंसर हो जाएगा C। ठीक है, यानी कथन 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये था आपका C, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। वैसे तो मैं व्याख्या पर चर्चा नहीं करूंगा ज़्यादातर, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वो है आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से परिचित कराना। ठीक है, अगर आप प्रश्न जानते रहेंगे तो आप अपने से भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से परिचित कराना चाहता हूँ। व्याख्या यदि मैं पढ़ाने लगूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, तो जहाँ आवश्यकता रहेगी मैं आपको व्याख्या बताते चलूँगा बीच बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं व्याख्या थोड़ी सी इसकी। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को
माना जाता है, ठीक है, जिसने प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी, ठीक है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, ठीक है। तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था? वो था आपका बक्सर का युद्ध। कौन सा था दोस्तों? बक्सर का युद्ध, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तो मुगल बादशाह द्वारा बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन नियुक्त था? तो ये थे मुर्शीद कुली खां। कौन था दोस्तों? मुर्शीद कुली खां, ठीक है। यह मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, ठीक है। अगला देखिए। आगे है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था आपका 1757 ईस्वी में। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1757 में, ठीक है। चलिए है निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, ठीक है। तो इनमें से कौन शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? तो इनमें से कौन? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने जो है अंग्रेजों को दीवानी प्रदान किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कुछ संधियों के नाम दिए गए, जैसे इलाहाबाद की संधि, एक्सला चैपल की संधि, ठीक है। ये कुछ संधियों के नाम दिए गए हैं, कुछ घटनाएं दी गई हैं। आपको इनके सन से जो है आपको सुमेलित कराना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपको जो है समझने में भी आसानी हो, आपका समय भी बर्बाद ना हो, ठीक है। तो देखिए इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी सन 1765 ईस्वी में, ठीक है। एक्सला चैपल की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1748 ईस्वी में, ठीक है। आगे है ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, ठीक है। तो ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था? ये किया गया था 1746 ईस्वी में, ठीक है। आगे उसके आगे है डुप्ले की पदच्युति। तो डुप्ले कब पदच्युत हुआ था? तो ये हुआ था 1754 ईस्वी में, ठीक है। कब? 1754 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है आपका सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? अंतिम राजा था दिलीप सिंह, ठीक है, राजा दलीप सिंह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल एवं वायसराय से प्रश्न है। तो देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है इसके समय में कौन गवर्नर था, ठीक है, जनरल गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था, ठीक है। तो प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का आधिपत्य जो है कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका चूँकि सही आंसर जो है इस यहाँ पर दिया गया नहीं है, यहाँ स्टार लगाया गया है। तो इसकी हम व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अवध के नवाब सआदत अली खान द्वितीय ने सन 1798 ईस्वी में, ठीक है, 1798 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1798, ठीक है। तो जबकि शायद इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसके उत्तर में देखिए कहीं भी 1798 आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1798, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1856 ईस्वी में, ठीक है। 1856 ईस्वी में हुआ था अवध का विलय, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी व्याख्या में देख लीजिए आप लोग, ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ इसकी व्याख्या। तो देखिए अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत, ठीक है, ये डलहौजी का जो है व्यक्तिगत सिद्धांत, इसे विलय नीति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस व्यक्तिगत सिद्धांत या विलय नीति के तहत विलय किए गए प्रदेश जो है थे वो किस प्रकार थे? तो देखिए सतारा सन 1848 में विलय किया गया था, जैतपुर एवं संभलपुर को सन 1849 में विलय किया गया था, बघाट को सन 1850 में, उदयपुर को सन 1852 ईस्वी में, झांसी को 1854 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में, ठीक है, तथा करौली को 1855 ईस्वी में। यह डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत इन सबको विलय किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं किया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया हेक्टर मुनरो
बक्सर के युद्ध से संबंधित है, तो ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से है, तो ये सही है। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में थे, तो ये सही है। जो ये डी आंसर है यही सही नहीं है। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ठीक है, तो इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इनका कालानुक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो देखिए इनकी कालानुक्रम के अनुसार यदि हम व्यवस्थित करते हैं तो इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सिक्किम का विलय, तो सिक्किम का विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1850 में। ठीक है, सिक्किम का विलय 1850 में हुआ था। झांसी का विलय, तो झांसी का विलय कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 1854 ईस्वी में। ठीक है, झांसी का विलय कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। पंजाब का विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1849 ईस्वी में। ठीक है, और बर्मा का विलय कब हुआ था? तो बर्मा का विलय हुआ था आपका 1853 ईस्वी में। ठीक है, तो अब इसी हिसाब से आप जो है इसका क्रम लगा लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा आपका बर्मा। ठीक है, नंबर 1 पे हो जाएगा ये। फिर दूसरी घटना कौन सी घटित हुई थी? तो ये हो जाएगा झांसी घटना घटित हुई थी। फिर तीसरे नंबर पर आपको हो जाएगा पंजाब का विलय और चौथे पे हो जाएगा सिक्किम का विलय। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसको सुमेलित कर लीजिए। तो देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1780 से लेकर 1784 के बीच में। ठीक है, 1780 से लेकर 1784 के बीच में। ठीक, चलिए ये ऐसे मैच करा दीजिए। ठीक है, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1750 से लेकर 1754 के बीच में। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1803 से लेकर 1805 के बीच में। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1878 से लेकर 1880 के बीच में। ठीक है, चलिए एक नज़र में इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, ये 1780 से 1784 के बीच में। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तो ये 1750 से 1754 के बीच में। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये 1803 से लेकर 1805 के बीच में। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तो 1878 से 1880 के बीच में। ठीक है, चलिए अच्छा, ऐसा कुछ अगर हम बताते हैं तो हो सकता है हम जल्दी में थोड़ा बता दें, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से सुमेलित है, सही है। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये गलत है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, तो ये सही है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये है लॉर्ड हेस्टिंग का। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के साथ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर फिर उसी प्रकार का प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो देखिए स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन से जो है लॉर्ड लिटन संबंधित थे? तो नहीं, गलत है ना। स्थानीय प्रशासन से कौन थे? तो स्थानीय प्रशासन से आपका लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन थे, न कि लीटन थे। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सभी सुमेलित है। ठीक है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। राज्य अपहरण नीति, ठीक है, या व्यापरण नीति, व्यवगत नीति लॉर्ड डलहौजी का था। और अस्थायी बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। ठीक है, चलिए आगे है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वारन हास्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। ठीक है, तो ये 4 घटनाएं दी गई हैं। तो इन घटनाओं में क्या पूछा जा रहा है कि
उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के कालक्रमानुसार को निम्नलिखित कूट में से सही क्रम का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये जो घटनाएं घटित हुई हैं इनके ये कूट दिए गए हैं, आप नीचे देखिए तो ये कूट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार कौन सी घटनाएं कब घटित हुई हैं। ठीक है, तो चूंकि देखिए यहाँ पर उत्तर में स्टार लगाया है। ठीक है, उत्तर में यहाँ पर स्टार दिया गया है, तो इसकी व्याख्या से ही हम क्लियर कर पाएंगे कि इनमें से घटनाओं में कुछ हो सकता है कि गलती हो। ठीक है, तो देखिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, तब समझ में हमें आएगा। ठीक है, देखिए दिया गया है कि बक्सर के युद्ध जो है 22 अक्टूबर सन 1764 में हुआ था। क्लाइव का भारत पर पुनः भारत आगमन जो है कब हुआ है, तो ये 1765 ईस्वी में हुआ है। इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो अगस्त 1765 में हुई है। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना ये 1772 की घटना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या बता रहा है नोट में कि इस प्रश्न में वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर बताया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर बताया जा रहा है जो कि त्रुटिपूर्ण है। वह 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर तथा 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, अतः कोई भी कालानुक्रमण सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बता रहा है कि जो बंगाल का 1772 की बात की जा रही है, बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, और 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बताया जा रहा है, जबकि वारेन हेस्टिंग जो है 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना था और 1774 ईस्वी में बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था दोस्तों, ये होता था आपका 40%। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। ठीक है, तो किसे कहा जाता था दोस्तों, ये कहा जाता था दरोगा को। ठीक है, दरोगा को कहा जाता था, कंपनी बहादुर की शानो शौकत कहा जाता था दरोगा को। ठीक है, प्रश्न है आपका, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजा चेत सिंह ने। तो राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वायसराय था जिसकी हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा था दोस्तों, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी आप थोड़ी सी देख लीजिए ताकि आपको याद रहे ये। तो लॉर्ड मेयो जो है इसकी हत्या 1869 से 1872 ईस्वी में था, ये इसका कार्यकाल की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान शेर अली, ठीक है, शेर अली नामक पठान द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम वायसराय था, जो मेयो था ये प्रथम वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। ठीक है, तो ये प्रथम वायसराय था लॉर्ड मेयो जिसकी हत्या जो है उसके कार्यकाल में ही हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। ठीक है, तो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फूट डालो और राज करो। ठीक है, फूट डालो और राज करो की रणनीति जो है ये अपनाई गई थी। तो फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए चूंकि आंसर में ए और बी दोनों दिया गया है, यानी ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा भी अपनाई गई थी और लॉर्ड मिंटो के द्वारा भी अपनाई गई थी। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया गया है कि फूट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। ठीक है, तो ये जो है
यानी कि लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ है? तो किसके काल में ये, यानी जो राजधानी थी वह कलकत्ता से दिल्ली किसके कार्यकाल में लाई गई थी? ये लाई गई थी आपका लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में लाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसमें किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ठीक है, ऐसा विचार किसने किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति ये जो है ये घिनौनी नीति है? ठीक है, तो इसका विचार किसने किया था दोस्तों? ये किया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1839 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1839 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ठीक है, तो इनमें से कौन ऐसा वायसराय था जो कि एकमात्र यहूदी वायसराय था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग कैसा वायसराय था? ये एकमात्र यहूदी वायसराय था। ठीक है, बाकी सभी ईसाई थे। ठीक, चलिए अब देखिए आगे 1857 की क्रांति से प्रश्न है। तो 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इनमें से किसका नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था दोस्तों? तो ये थे तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। ठीक है, यहाँ क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं और यहाँ स्थानों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो किस ये क्रांतिकारी हैं और यहाँ उनके स्थानों के नाम दिए गए। ठीक है, तो कौन से क्रांतिकारी ने किस स्थान पर अपना योगदान दिया था? तो देखिए नाना साहब कहाँ थे? तो नाना साहब थे कानपुर में। ठीक है, नवाब हामिद अली खान थे, तो नवाब हामिद अली खान कहाँ थे? तो ये थे दिल्ली में। ठीक है, और मौलवी अहमद उल्लाह कहाँ थे? तो ये थे आपके लखनऊ में। ठीक है, और मनी राम दीवान जी कहाँ थे? तो ये थे आपके असम में थे। ठीक है, इसकी व्याख्या को भी देख लीजिए ताकि आपको जो है याद करने में आसानी हो। तो देखिए नाना साहब कहाँ थे? ये कानपुर में थे। नवाब हामिद अली खान कहाँ थे? तो ये दिल्ली में थे। ठीक है, मौलवी अहमद उल्लाह कहाँ थे? तो ये लखनऊ में थे। ठीक है, और मनी राम दीवान जी कहाँ थे? तो ये असम में थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? ठीक है, तो 1857 के दौरान जो है बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बख्त खान को। ठीक है, बख्त खान को इन्होंने ये उपाधि दी थी। ठीक है, कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, वंदे मातरम, तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो ये पड़ी थी पंजाब में। ठीक है, कूका आंदोलन जब भी दे दे तो ये आप पंजाब से मैच करा दीजिए। ठीक है, चलिए सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए अहोम विद्रोह किस सन में हुआ था? तो अहोम विद्रोह हुआ था सन 1828 ईस्वी में। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से लेकर 32 की ईस्वी में। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था सन 1855-56 में। ठीक है, मोपला विद्रोह तो सन 1921 में हुआ था। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए आप लोग ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो अहोम विद्रोह सन 1828 में, कोल विद्रोह
1831 से 1832 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में, और मोपला विद्रोह 1921 से 21 में हुआ था। ठीक है, पर भी सूची 1 को सूची 2 से भी सुमेलित करना है। यहाँ पर विद्रोहों के नाम दिए गए हैं और ये उनके सन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको मैच कराना है, तो हम डायरेक्ट व्याख्या को ही देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए इसकी व्याख्या में ही आप लोग देख लीजिए। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1879 से 1880 के बीच में हुआ था। पाबना किसान विद्रोह तो ये हुआ था 1873-76 के बीच में। और बंगाल नील विद्रोह हुआ था आपका 1859 से 1860 के बीच में। और जयंतिया विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1860 से 1863 के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ विद्रोह दिए गए हैं, विद्रोहों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनके सन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसकी भी हम व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय भी बचे और आप आसानी से उसे याद कर सकें। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये विद्रोहों हैं और ये उनके वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए मैच कराते हैं। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 के बीच में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। पाबना किसान विद्रोह 1873-76 में हुआ था। और बंगाल नील विद्रोह जो है 1859-60 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ठीक है, तो इसमें से कौन थे? ये कौन अंग्रेज था जिसने कि कालिदास की पुस्तक शाकुंतलम, कालिदास की पुस्तक थी शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो सर विलियम जोन्स ने शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, आगे है आपका, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों? ये हुई थी डी.के. कर्वे के प्रयास से। ठीक है, डी.के. कर्वे के प्रयास से जो है बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? ठीक है, तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बीजी तिलक। ठीक है, कौन संबंधित है? बीजी तिलक संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता में। कहाँ की गई थी दोस्तों? कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है? ठीक है, इनमें से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो कथन कौन कौन से हैं? पहला कथन है आपका कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। ठीक है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है आपका कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ठीक है, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो ये क्या दोनों कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पहला जो है प्रश्न कथन ये गलत है। दूसरा जो है सही है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी सन 1875 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था? तो इसकी स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से है। तो देखिए आगे है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट। ठीक है, तो ये भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था जिसका नाम था आपका द बंगाल गजट। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, आपका समाचार पत्र दिया गया है और यहाँ पर भाषा दी गई है। ठीक है, तो ये कुछ समाचार पत्रों के नाम है और ये उनकी भाषाएं हैं, तो इनको हमको मैच कराना है। ठीक है, तो इनका सही मैचिंग करा लेते हैं हम लोग जो है। चलिए देखिए, भारत मित्र, तो भारत मित्र की भाषा क्या थी? तो भारत मित्र की भाषा हिंदी थी। ठीक है, राष्ट्रमत,
तो राष्ट्रमत की भाषा क्या थी, ये इसकी भाषा मराठी थी। प्रजामित्र, तो प्रजामित्र की भाषा क्या थी दोस्तों, प्रजामित्र की भाषा गुजराती थी, ठीक है। और नायक की भाषा क्या थी, ये बंगाली थी, ठीक है। देखिए भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली में था, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी समाचार पत्र दिए गए हैं, ये उनके प्रकाशकों के नाम दिए गए, ठीक है। तो इसको हमको मैच कराना है, तो देखिए आइए मैच करा लेते हैं। तो बंगाली किसकी थी, तो बंगाली थी आपकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। बंगाली समाचार पत्र किसका था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। बंगवासी, तो बंगवासी किसका था, तो ये आपका जोगेंद्र नाथ बोस का था, ठीक है, जोगेंद्र नाथ बोस का था। इसके अलावा वंदे मातरम, तो वंदे मातरम किसका था दोस्तों, ये था आपका अरविंद घोष का था, ठीक है। और अमृत बाजार पत्रिका किसकी थी, तो ये मोतीलाल घोष की थी, ठीक है, मोतीलाल घोष की, ठीक। चलिए इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग, ये समाचार पत्र हैं, ये प्रकाशक हैं। तो बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी की थी, बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस की थी, वंदे मातरम अरविंद घोष की, और अमृत बाजार पत्रिका ये मोतीलाल घोष की थी, ठीक है। बहुत पूछा जाता है अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो देखिए इंदु प्रकाश एमडी रानाडे की थी, सही है। ये आपका नेटिव ओपिनियन किसकी थी, तो ये बीएन मांडलिक की थी, सही है, ठीक है। ये जो सी है बॉम्बे क्रॉनिकल, ये इनकी नहीं है, ठीक है, यही आपका सही मैच नहीं करता, सही सुमेलित नहीं है। बाकी इंडियन मिरर ये देवेंद्रनाथ टैगोर की थी, ये भी सही है, ठीक है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी थी दोस्तों, तो बॉम्बे क्रॉनिकल, आइए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये अंग्रेजी भाषा की एक समाचार पत्र था, जिसे सर फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था, सर फिरोज शाह मेहता ने, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल। और यह समाचार पत्र बम्बई यानी वर्तमान मुंबई से प्रकाशित होता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। तो हरिजन जो समाचार पत्र था, इसके प्रारंभकर्ता कौन थे दोस्तों, तो हरिजन के प्रारंभकर्ता जो है ये गांधी जी थे, ठीक है। तो हरिजन समाचार पत्र जो है गांधी जी द्वारा प्रकाशित हुआ करता था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हिंदी और जीएस या आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको जिस सब्जेक्ट पर किसी भी विषय पर यदि आपको जो है वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा सर, ठीक है। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।